नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन पंच सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपको जूनियर असिस्टेंट के पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमने वही लिए हैं जो आपका ट्रेंड चल रहा है, वही ट्रेंड हमने यहाँ पर कवर करा है। कुछ क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन उनको डाल दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम चीज़ें देखेंगे जो और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ से आपसे सवाल बना था कि खोरदार जो है, खोरदार का आपका अर्थ होता है पूर्णता और शाल का अर्थ होता है कि वर्ष होता है। ठीक है, खोरदार शाल पैगंबर जरथुस्त का जन्मदिन मनाता है और नौरूज के बाद छठे दिन पड़ता है। देखो, इस समय यहाँ पर अगर पूछा क्या गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया था खोरदार किसमें होता है। ठीक है, तो ये आपका किससे संबंधित हो जाता है, तो आपको ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर चलो भाई देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपका हिंदू धर्म के त्योहार कौन से, जैसे आपका ओणम हो जाता है। ठीक है, महाशिवरात्रि हो जाता है, उगादि त्योहार भी हो जाता है। ये त्योहार हो जाते हैं हिंदू धर्म के। ठीक है, मुस्लिम के जैसे ईद उल फितर हो जाते हैं, आपका ईद उल अधा हो जाता है। सिख में वैशाखी, माघी, होला मोहल्ला, ये सब आपके सिख धर्म के त्योहार हो जाते हैं। ठीक है, सिख धर्म के त्योहार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका ये त्योहार हो जाता है। ठीक है, पारसी का खोरदार पूछा गया था। ठीक है, खोरदाद शाल करके त्योहार था। ठीक है, चलिए हमने त्योहार यहाँ पर कवर कर लिए। अब बात करते हैं कुछ आपका जल विहार पूछा गया था भाई। ठीक है, तो जल विहार जो है, वो जल विहार आपका जल विहार मेला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं, या हर साल अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और 10 दिनों तक चलता है। यहाँ पर अन्य मेलों में जैसे मेधा मेला, बसंत पंचमी का देहाती मेला भी होता है। ठीक है, अन्य प्रमुख मेले जैसे सीधी में चांदी का मेला। ठीक है, होशंगाबाद में रामजी बाबा मेला और शिवनी में माघ होगरा मेला भी होता है। ठीक है, बटेश्वर मेला की बात कर लेते हैं। तो ये बटेश्वर मेला जो होता है, बटेश्वर मेला आपका कार्तिक महीने यानी अक्टूबर के महीने में षष्ठी के दिन आपका शुरू होता है और यह नवंबर के महीने में पंचमी को समाप्त होता है। बटेश्वर जो होता है आगरा जिले का एक गांव है। ठीक है, बटेश्वर क्या है, बटेश्वर एक आगरा जिले का एक गांव पड़ जाता है। ठीक है, चलो फिर वहीं अगर बात करते हैं शुक्रताल मेला, ये कहाँ लगता है, तो मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जाता है। और शुक्रताल के प्रसिद्ध त्योहार कार्तिक पूर्णिमा, शरद चतुर्थी और गंगा दशहरा पर आयोजित गंगा स्नान है। बलदेव छठ मेला की ये आपका मथुरा में होता है भाई। कहाँ, मथुरा में होता है, आयोजित किया जाता है। और ये बलदेव छठ का संबंध भगवान श्री बलराम से हो जाता है। ब्रज के राजा और भगवान कृष्ण के पूर्वज बलदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विष्णुभूषण मलिक, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया कौन, तो ये थे विधु भूषण मलिक। कौन थे, विधु भूषण मलिक थे। 1947 से 1955 तक इनका आपका पदभार रहा। वशिष्ठ भार्गव ने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ से अब सवाल क्या बन सकता है कि यहाँ से आपका बनेगा सवाल कि विद्याधर गोविंद ओक ने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में छठवें मुख्य न्यायाधीश, ऐसे कुछ नहीं पूछेगा। अब पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, इसकी स्थापना 1834 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाद में इसे आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। अच्छा भैया, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 को आगरा में की गई। ठीक है, आगरा में स्टार्टिंग में अगर कुछ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1834 में हुआ था, लेकिन आपका अगर वहीं आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना आगरा में की गई थी, 1866 में करी गई थी।
इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, 11 जून। यानी देखो, पहले इलाहाबाद में हुई, फिर उसके बाद में ये आपका नहीं, प्रयागराज, फिर मार्च के बाद में यहाँ पर जून, ठीक है। सर वाल्टर मॉर्गन ने 1866 से 71 तक आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे, तो आपके वाल्टर मॉर्गन थे, ठीक है, मॉर्गन थे। सर एडवर्ड ग्रीमवुड मियर्स वर्ष 1919 से 1932 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे। अंतिम अगर पूछे तो मियर्स भाई साहब थे, ठीक, कौन, मियर्स थे, ठीक है। कब से कब तक रहे, 1919 से 1932 तक। अवध के मुख्य न्यायालय को 25 फरवरी 1948 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ में विलय कर दिया गया, ठीक है, विलय कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो आपका आगरा के खान साहब निजामुद्दीन द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार श्री शिवभूषण थे, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में स्थित है। इसकी न्यायपीठ लखनऊ में स्थित है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है। जो विश्व में कहा जाता है कि कोई भी न्यायालय है जिसकी आपकी सर्वाधिक यहाँ पर न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। वर्तमान में जस्टिस अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। कौन है, अरुण भंसाली जी, ठीक है। इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है वो उसके मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ से संग्रहालय से आपके सवाल बने हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि बाल संग्रहालय 1957 में स्थापित जो है एक बच्चों का संग्रहालय है। बिल्कुल भाई, यह लखनऊ के चार बाग इलाके में स्थित है। तो कहाँ पर, लखनऊ में चार बाग में स्थित है, चार बाग इलाके में स्थित है। बाल संग्रहालय है, 1957 में स्थापना होती है। एक बच्चों का संग्रहालय है। यह मूल रूप से एक बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो विभिन्न चित्रकला, गुड़िया, मूर्तियां, डियोरामा, वैज्ञानिक मॉडल और खिलौना प्रदर्शित करता है। इसके अलावा लखनऊ में यह बच्चों के अनुकूल पर्यटन स्थल युवाओं को कुछ जानकारीपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न सूचनात्मक व्याख्यान और फिल्म शो भी आयोजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। जैसे मथुरा संग्रहालय आपका 1874 में बनता है और आपका मथुरा में है, ठीक है। जैसे कुछ जैसे हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे भारत कला भवन आपका संग्रहालय वाराणसी में है, ठीक है, और 1920 में बनता है, ठीक है। सारनाथ वाला तो सारनाथ याद ही रहेगा। राहुल संग्रहालय गोरखपुर में हो जाता है। इलाहाबाद वाला इलाहाबाद में हो जाता है। बुंदेलखंड संग्रहालय आपका बांदा में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं रानी संग्रहालय झांसी, बाल संग्रहालय लखनऊ, अभी जस्ट 1957 में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। प्रांतीय स्वच्छता संग्रहालय भी लखनऊ में है, 1928 में। राजकीय संग्रहालय भी लखनऊ में है, राज्य में सबसे पुराना है, ठीक है, 1863 में बनता है। वही 1866 में आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भी होती है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं लोक कला संग्रहालय, कहाँ पर, लखनऊ में हो जाता है। सरकारी बुद्धा संग्रहालय गोरखपुर में। जिला संग्रहालय सुल्तानपुर में। सरकारी पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में हो जाता है 1996 में। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय आपका मेरठ में। जैन संग्रहालय मथुरा, ये कई बार पूछा गया, 2002 में बना। ताज महल संग्रहालय आगरा में 1982 में बनता है, ठीक है, 1982 में। चलिए आगे, रूमी दरवाजा से आपका सवाल पूछा गया था। इसका जो लंबाई है कितनी है, तो आपका रूमी गेट के 60 फीट लंबा है, ठीक है, ये सवाल बना था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे रूमी दरवाजा के बारे में डिटेल में। रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि किस गेट से, किस नाम से जानते हैं, तो तुर्की गेट के नाम से जानते हैं किसको, रूमी दरवाजा को। इसे वर्ष 1784 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। 60 फीट लंबा है। अवधी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। किसका भी है, अवधी वास्तुकला। अवध में स्थित है, अवध मतलब लखनऊ में, ठीक है, तो इसलिए अवधी वास्तुकला हो जाती है। इसके दरवाजे का नाम 13वीं सदी के सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके दरवाजे का नाम 13वीं सदी के सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम से
रखा गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर अगर बात करते हैं, कुछ ऐसे स्मारक हैं जैसे ताजमहल, तो ये सारी चीज़ें पता हैं आपको। फतेहपुर सीकरी जो अकबर द्वारा आपका स्थापित किया गया था और वास्तुकला के लिए फेमस है। धमेक स्तूप ये कई बार पूछा गया है। तो सारनाथ में 128 फीट ऊंचा स्तूप है, हो सकता है ये पूछ ले कितना ऊंचा है। ठीक है, बौद्ध वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है धम्मिक स्तूप। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है वो आपका देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, देवगढ़ कहाँ, ललितपुर में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आपका वर्णित मंदिर संरचना का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर बौद्ध वास्तुकला के बारे में। तो यहाँ पर अभी जस्ट बताया गया था, धम्मिक स्तूप 128 फीट ऊंचा है। ठीक है, प्राचीन बौद्ध विहार और मठ उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हिंदू वास्तुकला की बात करते हैं तो वाराणसी, वृंदावन, मथुरा, प्रयागराज जैसे प्राचीन शहरों में कई हिंदू मंदिर और घाट पाए जाते हैं जो नागर शैली में, किसमें है, नागर शैली में। यहाँ से सवाल बन सकता है कि वृंदावन, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज जैसे प्राचीन शहरों में कई हिंदू मंदिर और घाट हैं जो किस शैली में बनाए गए, वो नागर शैली में है। इंडो इस्लामिक आपका वास्तुकला यह अगर बात करना चाहते हैं तो आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, इंडो यूरोपीय वास्तुकला अगर देखनी हो तो आपको लखनऊ में ला मार्टिनियर स्कूल, फिर द रेजिडेंसी और दिलकुशा पैलेस तथा औपनिवेशिक वास्तुकला के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ से एक सवाल बना था कि आपका उत्तर प्रदेश में सीज कितने हैं। ठीक है, तो सीज की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, तो सीज की संख्या 31 हो जाती है। कितनी, वर्तमान में 31 हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी या आईटी सेक्टर में कपड़ा, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए 31 सीज को मंजूरी दी है। 31 सीज में आईटी जो का हिस्सा लगभग 74% है। इसके बाद में कई उत्पाद 20%, कपड़ा, हस्तशिल्प 3%, गैर पारंपरिक ऊर्जा आपका 3% इसमें हो जाता है। ठीक है, तो उत्पाद जो है, कई उत्पाद 20%, कपड़ा वाला 3% हो जाता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा वाला 3% हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ से एक सवाल पूछा गया था कि वीर अब्दुल हमीद वन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किससे संबंधित है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को पर्यावरण के मुद्दे पर प्रोत्साहित करने के लिए हस्त पुरस्कार की स्थापना की, हरित पुरस्कार की स्थापना की। ठीक है, वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार में व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपए और संगठनों के लिए 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगर मतलब कोई संगठन है तो उसको 2 लाख रुपए नगद दिया जाएगा, कोई व्यक्ति है तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा जो जिसने पर्यावरण के लिए काम किया होगा। तो ठीक है, तो हरित पुरस्कार स्थापित कराए कितने, यूपी गवर्नमेंट ने कराए। हालांकि इस पुरस्कार को सितंबर 2012 को अधिसूचित किया गया था। यह पुरस्कार सबसे पहले मायावती सरकार द्वारा उनकी पार्टी के संरक्षक कांसीराम के नाम पर घोषित किया गया था। सपा सरकार ने इस पुरस्कार का नाम महान युद्ध नायक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के नाम पर रखा है। ठीक है भाई, महर्षि व्यास पुरस्कार देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर आप पुरस्कार जो अपने यूपी गवर्नमेंट देती है। महर्षि व्यास पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा, किसके द्वारा, तो संस्कृति विभाग द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, पैसा कितना दिया था व्यास में, व्यास में 2 लाख और 1,000 रुपये आपका दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। महर्षि व्यास पुरस्कार प्राप्त करता है ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से पूछेगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका लखनऊ की डॉक्टर नवलता जो है व्यास पुरस्कार 2021 का दिया गया था, इसके बाद का डाटा नहीं मिला है। ठीक है, चलो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है ये आपका उत्तर प्रदेश ने महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान
द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है, किसके द्वारा? संस्कृत सम्मान, ठीक है। उन प्रतिष्ठित विद्वानों को दिया जाता है जिन्होंने संस्कृत साहित्य में रचनात्मक और कविता तथा नाटक के माध्यम से संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने कार्य किया है, ठीक है। इसमें भी 2,01,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। महर्षि अगर वही 21 का बात कर लेते हैं तो प्रतापगढ़ के प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को दिया गया है, ठीक है। विश्व भारती पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये भी आपका संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है, लखनऊ में स्थित है। और विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय, विश्व भारती देखो सभी में दिया जा रहा है, किसमें? संस्कृत, पाली, प्राकृत और आपका प्राकृत भाषाओं में दिया जाता है। वहीं अगर बात कर रहे थे हम कि जो व्यास सम्मान है वो हिंदी भाषा वगैरह में दिया जाता है। और जो आपका और कौन सा एक पुरस्कार था? व्यास पुरस्कार एक था वाल्मीकि पुरस्कार, हाँ। वाल्मीकि पुरस्कार जो था वो आपका संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है और जिन्होंने संस्कृत साहित्य में कुछ काम किया, ठीक है। और ये आपका अगर बात कर रहे थे विश्व भारती पुरस्कार, ये आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं में साहित्य के क्षेत्र में अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अग्रणी योगदानकर्ताओं के लिए दिया जाता है। इसमें 5,01,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका अगर वही बात कर लेते हैं, इसमें कौन है? 2021 में प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब कुछ यहाँ पर बदले गए नाम, यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, कौन सा सवाल था? ये पूछा गया था, ठीक है, कि नोएडा के अमलतास रोड का नया नाम क्या कर दिया गया? तो रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है, ठीक है। गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार का नाम क्या कर दिया गया है? चौरी चौरा नाम कर दिया गया है, ठीक है। फिर वहीं अयोध्या के आपका नया घाट पांथ चौराहा का नाम लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है, ठीक है, चौक। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो ये सारे नाम बदले गए हैं, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है इसका नाम। छत्तीसगढ़ में एक जो नया रायपुर था उसका अटल नगर कर दिया गया है, ठीक है। अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा का नाम लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। नोएडा के अमलतास रोड का नाम आपका रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपका क्या बचा है, गोरखपुर में स्थित मुंडेरा बाजार का नया नाम आपका चौरा चौरी कर दिया गया है। और दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई आगे आगे यहाँ पर ये फिर क्या है? अच्छा ये यार उसका फोटो लग गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लो भाई, धरना वगैरह चला लेकिन योगी जी ने कुछ सुनवाई नहीं करी है। इन लोगों ने काफी लंबा संघर्ष किया, 10-12 दिन 14 दिन तक चला है यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाबा जी की सरकार है, बाबा जाने मन की बात, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर कुछ नए नाम है, जैसे जोमेटो का नया नाम आपका इटर्नल कर दिया गया है। क्या इटर्नल कर दिया गया है? सुल्तानगंज का नया नाम आज गैबीनाथ आज गैबीनाथ कर दिया गया। सुल्तानगंज का संसद भवन का संविधान सदन कर दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम आपका संभाजी नगर कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ना पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम आपका श्री विजयपुरम कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन जो दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। केरल राज्य का नया नाम केरलम हो गया है। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ हो गया है, ठीक है, हरिगढ़ कर दिया गया है, ठीक है। चलो भाई कुछ यहाँ पर नियुक्तियां भी देख लेते हैं, जैसे आपका 52वें आपके मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी हो जाते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार हो जाते हैं। सेबी के नए अध्यक्ष आपके तुहिन कांडा पांडे हो जाते हैं, तुहिन कांता पांडे, ठीक है। पीएम मोदी की नई निजी सचिव निधि तिवारी हो जाती हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हो जाते हैं भाई, ठीक है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त आपका ज्ञानेश कुमार जी हो जाते हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता हो जाती हैं। और आपका इसरो के नए अध्यक्ष आपके
वी नारायणन हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका नमामि गंगे से एक क्वेश्चन वगैरह आया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1 जुलाई 2023 को एक नल एक पेड़ योजना शुरू की गई, ठीक है। चलो भाई, एक नल एक पेड़ योजना के बारे में, इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने किया। ध्यान रखना भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले प्रत्येक नए जल कनेक्शन के साथ एक पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। पौधे जल शक्ति विभाग और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। यह योजना राज्य में हरित आवरण बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। जल समितियों और अन्य संगठनों ने जिला तथा ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर क्षेत्र वृक्षारोपण अभियान चलाया है, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम अगर बात करते हैं यहाँ पर, यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। कैसा है भाई? एकीकृत संरक्षण मिशन है। स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है भाई। 2014 में यह 20,000 करोड़ रुपए बजट परिव्यय के साथ में फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में आपका अनुमोदित किया गया, ठीक है। कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम? 20,000 रुपए करोड़ 2014 में बजट वगैरह, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं सीवेज उपचार अवसंरचना, नदी तंत्र विकास, ठीक है, और भी कुछ है। नदी तंत्र विकास, नदी तट विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, ठीक है, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। गंगा ग्राम, ये सब कुछ हो जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कावेरी 1989 में आता है, ठीक है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जो स्वदेशी कावेरी इंजन परियोजना को मंजूरी दी गई, ठीक है भाई। चलो आगे, अगला एक सवाल यहाँ से आपसे पूछा गया था कि खनिज से, ठीक है। तो खनिज वाली चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे आपका उच्च श्रेणी के सिलिका बालू पत्थर के बड़े भंडार आपका इलाहाबाद में और चित्रकूट जिले के शंकरगढ़ और बरगढ़, शंकरगढ़ आपका इलाहाबाद में और आपका बरगढ़ जो है चित्रकूट जिले में देखने को मिलेगा। और किसके लिए? उच्च श्रेणी के सिलिका बालू के लिए जाना जाता है। ये भंडार उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग को आपूर्ति का प्रारंभिक स्रोत रहे हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में सिलिका जो बलुआ पत्थर आमतौर पर सफेद या क्रीम रंग के होते हैं। शंकरगढ़ क्षेत्र जो है लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में 100 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। ओ भैया, ठीक है। और बरगढ़ जो है क्षेत्र से झांसी से 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। झांसी से 200 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर खनिजों की हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका ग्रेनाइट जो है वो आपका बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में मिलेगा। जिप्सम आपका जिप्सम हमीरपुर और झांसी में देखने को मिलेगा। साबुन बनाने का जो पत्थर है हमीरपुर और आपका झांसी में मिलेगा। बॉक्साइट जो है वो बांदा और वाराणसी और आपका कहाँ पर? ललितपुर में मिलेगा। यूरेनियम कहाँ मिलेगा? ललितपुर में मिलेगा, ठीक है। यूरेनियम कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। चलिए अब आगे, कुछ पर्सन मतलब व्यक्तित्व हैं जिनसे आपके सवाल बनते हैं, यहाँ पे बने भी हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू ने 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। तो ये यहाँ से सवाल पूछा गया था कि किसने करी थी? जी देखो, मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी, ठीक है। सामाजिक सम्मेलन जो सामाजिक सुधार के मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच था। महिलाओं की मुक्ति, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह का प्रचार के लिए यहाँ पर किया गया था। 1909 का आपका सामाजिक सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, और क्योंकि यह पहली बार था, सम्मेलन में जाति के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। अब यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व हैं, जैसे लाला लाजपत राय का जन्म आपका 1865 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के डुडेकी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कौन? लाला लाजपत राय जी को चुना गया था। इन्होंने बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ में उग्रवादी नेताओं की लाल बाल पाल तिगड़ी बनाई, ठीक है। तिगड़ी बना ले, तिगड़ी, ठीक है।
1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना करी। अब बात कर लेते हैं नेहरू जी की। पंडित नेहरू जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। तो नेहरू जी की अगर जब बात आएगी तो ये आपका 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। ये तो यूपी से ही है, ठीक है। 1912 में इन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर कांग्रेस में भाग लिया था, ठीक है। बांकीपुर कांग्रेस में भाग लिया था किसमें? 1912 में। 1919 में होम रूल लीग के इलाहाबाद के सचिव भी बने, ठीक है। उनकी महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 1916 में हुई थी, ठीक है, जब आपका लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तब हुई थी। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया था। इन्होंने ही किया था, कौन? नेहरू जी ने करा था। 1929 में उन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, जहां देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य के रूप में अपनाया था इन्होंने, ठीक है। चलो भाई, फिर यहाँ से अगर हम बात करना चाहते हैं, एक और है जिनका नाम है जो आपका रोमेश चंद्र दत्त का कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। 1871 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे। 1899 लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कब? 1899 में। चलो भाई, अगला यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं नेहरू जी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इनकी ऑटोबायोग्राफी को टुवार्ड फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण जवाहरलाल नेहरू को अपने जीवन काल में 2 बार जेल जाना पड़ा। और जवाहरलाल नेहरू को 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए उन्हें बुलाया गया था, ठीक है भाई। फिर वहीं हम बात करते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओ भाई, ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जवाहरलाल नेहरू को 1950 से 1955 के बीच में 11 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन मिल नहीं पाया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन विजया लक्ष्मी पंडित, और जो आपका, हाँ, इनकी बड़ी बहन थी, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू ने 3259 दिन जेल में बिताए, ठीक है। चलो, ऐसा कुछ आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछेगा। एनिमेशन के बहुत बड़े प्रशंसक थे और समर्थक थे। उन्होंने 1916 में एनिमेशन द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सदस्य भी बने थे। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का वास्तुकार भी कहा जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को विशाल सार्वजनिक सभाओं और कांग्रेस स्वयंसेवकों के सामने लाहौर में भारतीय ध्वज फहराया था इन्होंने, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, नेडा पूछा गया, मतलब आपका नेडा पूछा गया। नेडा की स्थापना 1983 में यानी 1983 में करी गई थी, ठीक है। 1983 में करी गई थी। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी है, नेडा बनाई गई 1983 में बनाई गई है, ठीक है। नेडा जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 में आता है। नेडा उत्तर प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसमें लगभग 1 लाख, कितना है भैया? 3, 2, 5, 1 लाख से अधिक सौर वाटर हीटर और 50,000 बायोगैस संयंत्र और 100 पवन चक्कियां स्थापित करने की मदद की है। ओ भैया, ठीक है। नेडा को उत्तर प्रदेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। चलिए भाई, एक सवाल यहाँ पर हम रखना चाहते हैं, क्योंकि 2016 में जो आपका लोअर पीसीएस हुआ था, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो भाई, आगे आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। कुछ संस्थान है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका कहाँ पर? मदुरई में हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय अनाज भंडारण संस्थान प्रबंधन एवं अनुसंधान तो हापुड़ में हो जाता है, ठीक है। हापक हापक खाएंगे भंडार करके, ठीक है, ऐसे याद कर लो। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में हो जाता है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान जो संस्थान है वो कहाँ पर? इलाहाबाद में हो जाता है, जो प्रयागराज कर दिया गया। चलो भाई, ओके। वही अगर बात कर लेते हैं, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? इलाहाबाद में।
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है तो देहरादून में है, और डेयरी वाला करनाल हरियाणा में है। ठीक है, संचारी रोग संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में हो जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाता है भाई। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के कासारगोड में हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में हो जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में हो जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में हो जाता है, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कोयम्बटूर में हो जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे। यहाँ से कुछ चीजें पूछी गई थी कि आपका सवाल पूछे गए थे, तो जीआई टैग को हमने यहाँ पर सारा का सारा ले लिया। तो भदोही को जिला जो है वो आपका हस्त निर्मित कालीन के लिए जीआई टैग दिया गया, 2013 में दिया गया। 2013 में ही मेरठ को कैंची के लिए जीआई टैग दिया गया। गाजीपुर जिले को वॉल हैंगिंग के लिए दिया गया, 2018 में दिया गया था। मिर्जापुर को आपका जो हस्त निर्मित दरियों के लिए दिया गया था, 2015 में इसे जीआई टैग दिया गया था। ठीक है भाई, अब कुछ चीजें यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प को दिया गया, मैनपुरी की तारकशी को दिया गया, संभल का हर्नक्राफ्ट को दिया गया, बागपत होम फर्निशिंग को दिया गया, बाराबंकी हस्तकरघा उत्पाद को दिया गया, कालपी हस्त निर्मित कागज को दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगर ये हम देखना चाहते हैं तो देख लो भैया। तो अमरोहा की यहाँ पर एक सवाल आपसे बन सकता है, हो सकता है भाई बना दे इस बार, कि जो अमरोहा ढोलक है वो प्राकृतिक लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है, और इसको बनाने के लिए आम, कटहल और सागौन की लकड़ी को प्राथमिकता दी जाती है। हो सकता है बना दे भाई। ठीक है, तो आम है या कटहल है। इस ढोलक को बनाने के लिए जानवरों की खाल, ज्यादातर बकरी की खाल का प्रयोग किया जाता है। बकरी, ये रही आपकी ढोलक। ठीक है, अमरोहा की। महोबा का गौर पत्थर जो है, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प का एक पत्थर शिल्प है। यह बहुत ही अनोखा और मुलायम पत्थर है। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम पायरोफ्लाइट स्टोन हो जाता है। कुल भाई पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है? क्योंकि आयोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो आपका यूपीएससी आयोग हो चुका है। ठीक है, अब डीप सवाल बनाना, ये नहीं है पूछेगा कि गौरा पत्थर जो है वो कहाँ का, तो महोबा का, ऐसा नहीं यार, बच्चे वाले सवाल अब नहीं पूछता है वो। तो इस गौरा पत्थर जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? पायरोफ्लाइट स्टोन हो जाता है। गौरा पत्थर शिल्प चमकदार सफेद रंग से पत्थर से बना होता है, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है, और आपका यहाँ शिल्प वस्तुएं, ये ठीक है। चलो महोबा का हो गया। चलो आगे, महोबा का गौरा पत्थर, अगर ये तो चीजें हमने बता दी हैं आपसे, ये आपका रहा। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे, मैनपुरी का जो तारकसी देख लेते हैं। यहाँ पर मैनपुरी की जो तारकसी है एक तरीके की लोकप्रिय कला है, जो मुख्य रूप से लकड़ी पर पीतल के तार से जुड़ा हुआ काम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खड़ाऊ यानी लकड़ी के सैंडल के लिए किया जाता था, जो हर घर की एक आवश्यकता थी, क्योंकि चमड़े को अशुद्ध माना जाता था। यानी पहले का सिस्टम यहाँ पर दिखाया जाता। तो इस तरीके से ये देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, मैनपुर की तारकसी। ठीक है, चमड़े को नहीं पहले अशुद्ध माना जाता है। संभल का हार्नक्राफ्ट। ठीक है, हार्नक्राफ्ट, तो हार्नक्राफ्ट के लिए कच्चा माल मृत जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ये हस्त निर्मित होते हैं। ठीक है, देख रहे हो आगे आप यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, आगे यहाँ पर हमने फोटो आपको दिखा भी दिया। ठीक है, बागपत का होम फर्निशिंग हो जाता है। तो बागपत होम फर्निशिंग बागपत और मेरठ में अपने विशेष हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पाद और पीढ़ियों से सूती धागे से बनने वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में केवल सूती धागों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका देख रहे हो। ठीक है, चलो भाई, बागपत होम फर्निशिंग ये हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ चीजें और। हाँ, ये भी आपका है, बाराबंकी जो है, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोजेक्ट। ठीक है, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद बाराबंकी और आसपास के क्षेत्र में लगभग 50,000 बुनकर और 20,000 करघे हैं। ठीक है, चलो भाई, ये आपका देखो। ठीक है, इस तरीके से हैंडलूम। ठीक है, काल्पी हैंडमेड पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर काल्पी जो है हस्त निर्मित कागज के ऐतिहासिक विवरण से पता चलता है कि गांधीवादी
मुन्ना लाल खद्दारी ने 1940 के दशक में औपचारिक रूप से शिल्प को यहाँ पेश किया था। ठीक है भाई, ये रहा आपका। ठीक है, अब चलो यहाँ से भौगोलिक संकेतक की अगर हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, जैसे आपका यह टैग उपभोक्ताओं को भी उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में सुविधा और गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 वर्ष के बाद इसे पुनर्नवीनीकृत किया कराया जा सकता है। भौगोलिक भौगोलिक संकेतक और ट्रेडमार्क के बीच में अंतर क्या होता है? ट्रेडमार्क एक प्रकार का संकेत या चिन्ह होता है। इसका प्रयोग उपक्रम तथा उत्क्रम द्वारा अपने वस्तु और सेवाओं के अन्य उद्यमों से पृथक करता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर वही वही भौगोलिक संकेतक, ये तो जस्ट बताया। भौगोलिक संकेतक का उपयोग उन सभी उत्पादकों द्वारा किया जाता है जो अपने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उत्पादित करते हैं और उत्पाद विशिष्ट गुण साझा करते हैं। ठीक है भाई, तो भौगोलिक संकेतक विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के व्यापार संबंधित पहलुओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते द्वारा भी शासित होता है। ठीक है, WTO के सदस्य के रूप में भारत ने ट्रिप्स समझौते का पालन करने के लिए अधिनियम बनाया है। ठीक है, 1999 का जो आया था कि भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रसारित किया गया था। 2003 से ये प्रभावी होता है और 2004 में पहला GI टैग दिया जाता है। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा गया था कि जो सारनाथ से संबंधित पूछा गया था कि जो सारनाथ में अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है। ठीक है, जो ये वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, अब यहाँ से हो सकता है इस बार बना ले, किधर है? उत्तर पूर्व में गंगा और बरोड़ा के संगम पर स्थित है। तो ये गंगा और बरोड़ा के संगम पर आपका अशोक स्तंभ स्थित है, ये पूछा गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप 128 मीटर अभी बताया था। ठीक है, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और मूल गंधकुटी विहार भी स्थित है। कहाँ पर? सारनाथ में ही स्थित है। अशोक स्तंभ 34 मीटर लंबा स्तंभ है जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सोन नदी और गंगा नदी भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में मिलती हैं। सोन चिरैया और गंगा चिरैया कहाँ मिलेगी? पटना में मिलेंगी। ठीक है, यमुना नदी गढ़वाल हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। काली नदी उत्तरी शिवालिक से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, चलो बेतवा नदी जो है, चंबल नदियां भारत के, बेतवा और चंबल नदियां भारत के उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बहती है। संगम को पंचनदा कहा जाता है। ठीक है, इनके संगम को। अब यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, अष्टसूर किसकी रचना है? तो अष्टसूर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। कौन? अष्टसूर। ठीक है, अष्टसूर। और 20वीं सदी के बंगाली कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और दार्शनिक थे। ठीक है, चलो भाई सूरदास के बारे में बात कर लेते हैं। सूरदास 16वीं सदी के कवि थे जो कृष्ण की प्रशंसा में अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। 16वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था और इस काल में ही आपका सूरदास और तुलसीदास, कबीरदास सहित अन्य महान हिंदी और कवि और लेखक हुए हैं। ठीक है, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति आपका सूरसागर है जो आपका 40,000 से अधिक भक्ति गीतों का संग्रह हो जाता है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 इनका जीवन काल है। हिंदी कवित्री और लेखिका थी। उनका सबसे प्रसिद्ध काम जो है छड़दा है, काम छड़दा है, जो प्रेम और हानि और प्रकृति की सुंदरता के बारे में कविताओं का संग्रह हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त की बात कर लेते हैं जिनका जन्म आपका चिरगांव झांसी में हुआ था। हिंदी कवि और नाटककार थे। इनका प्रसिद्ध काम तिलोत्तमा है जो एक राजकुमार और राक्षसी के बीच प्रेम के बारे में एक नाटक है। तिलोत्तमा मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद जी बात करते हैं, यहाँ पर इनका प्रेम पथिक हो जाता है। इम्पोर्टेंट नाटककार भी थे, कवि थे, उपन्यासकार भी थे।
ठीक है, ओके। चलिए आगे सवाल यहाँ पर फतेहपुर सीकरी से था। फतेहपुर सीकरी कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतेह शब्द का अर्थ है विजय, ठीक है। वे पूछा गया था, यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। फारसी एक इंडो ईरानी भाषा है जो ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और मध्य एशिया के अन्य हिस्सों में 110 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। ईरान की आधिकारिक भाषा भी हो जाती है, कौन सी? फारसी हो जाती है। फतेहपुर सीकरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। शाबाश, ठीक है। इसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने की थी, जो कला और वास्तुकला का महान संरक्षक था। कौन? अकबर था। यह शहर भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शहर अपने लाल बलुआ पत्थर किस की वजह से फेमस है? तो लाल बलुआ पत्थर की वास्तुकला से के लिए जाना जाता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हो जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि दलदली हिरण की सुरक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई। ठीक है, आपको याद रखना है भाई। तो हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा जिले में स्थित है। ठीक है। वनस्पति को लंबे गोले घास के मैदान, सूखे छोटे तथा घास के मैदान, झाड़ियां और वृक्षारोपण में वर्गीकृत किया गया है। चलो भाई, दलदली हिरण क्या है? तो दलदली हिरण जो है राजकीय पशु हो जाता है। और दलदली हिरण एक बड़ा हिरण है जो गंगा के मैदानी इलाकों के दलदली घास के मैदानों में पाया जाता है। दलदली हिरण को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने शुरू करा था। इस परियोजना के शुरुआत में 9 बाघ अभ्यारण्यों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में अब विस्तार 50 बाघ अभ्यारण्यों तक कर दिया गया है। ठीक है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1972 में केवल 1827 बाघ थे, लेकिन 2018 तक बाघों की संख्या 2967 हो चुकी है। ठीक है, 2967 हो चुकी है। कितनी भैया? 2967 हो चुकी है। ठीक है। चलो भाई, कुछ अभ्यारण्य हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे आपका चंद्रप्रभा जो है वो आपका अभ्यारण्य है, वो आपका कहाँ पर 1957 में स्थापित होता है, चंदौली जिले में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए फेमस हो जाता है, जाना जाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य अगर बात करते हैं तो ये आपका हस्तिनापुर जो है ये 1986 में बनता है। ठीक है। अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों में फैला। कहाँ कहाँ? अमरोहा, जो आपका अमरोहा की ढोलक जो जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले में फैला है। यहाँ पक्षियों की आपका 350 से अधिक प्रजातियों का घर हो जाता है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट जो बहराइच जिले में पड़ता है, यह आपका 1975 में बनता है। और 1973 में आपका कौन सा? 1 अप्रैल 1973 को आपका टाइगर प्रोजेक्ट आता है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये जो आपका कतरनिया घाट बाघों, तेंदुओं तथा दलदली हिरणों और चीतलों, गाय, नीलगाय आदि के और सांबर के लिए जाना जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका 1972 में स्थापित किया गया था और लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह बाघों, तेंदुओं और दलदली हिरणों के लिए जाना जाता है। कौन सा? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। और ये बाघ, तेंदुआ, दलदली हिरण के लिए जाना जाता है 1972। ठीक है, 1972। बखीरा जो संत कबीरा में है, संत कबीर नगर में 1980 में स्थापित हुआ था। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका ललितपुर में देखने को मिलेगा। 1970 में स्थापना होती। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका कन्नौज में देखने को मिलेगा। 1988 में स्थापना होती है भाई। महावीर वाला कहाँ पर? ललितपुर में था। ठीक है। और बखीरा कबीर नगर, संत कबीर नगर, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका लखीमपुर खीरी में हो जाता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बहराइच में हो जाता है। ठीक है। चलो भाई, आगे देख लेते हैं। कछुआ अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो कछुआ अभ्यारण्य जो है ये वाराणसी में स्थित हो जाता है। 1989 में बनता है। कछुओं, गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है। चलो,
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात करते हैं, ये आपका इटावा और आगरा एटा में जिलों में फैला हुआ 1979 में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य आपका गोंडा जिले में हो जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में हो जाता है, ठीक है, उन्नाव में हो जाता है। एक आपका नेशनल पार्क हो जाता है यूपी में, आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। बाकी 25 वन्यजीव आपका अभयारण्य हो जाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे। अगला यहाँ से सवाल क्या पूछा गया है, गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको भी है? भगवान विष्णु महाराज जी की जय हो, ठीक है। अपनी वास्तुकला शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो पंचायतन मंदिर के रूप में कौन सा जाना जाता था? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। किस काल से? गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। और चलो भाई, उत्तर भारत में ठीक है, यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। मंदिर में नर नारायण तपस्या की स्थिति में भगवान विष्णु की मूर्ति भी और अन्य मूर्ति में भी नाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। ओके। यह उत्तर भारत का पहला मंदिर था जिसमें शिखर था, ध्यान रखना, जिसमें शिखर था, ठीक है। भगवान शिव, पार्वती और ब्रह्मा और इंद्र के मंदिर भी इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। चलो, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर आपका कहाँ पर? ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर एमपी में है, ठीक है। ग्वालियर एमपी में हो जाता है, जो आपका मुरैना जिले के मितौली गांव में आपका हो जाता है। मंदिर का निर्माण कच्छप घाट राजा के देवपाल द्वारा कराया गया था। 64 योगिनी को समर्पित एक योगिनी मंदिर हो जाता है, ठीक है। पातालपुरी मंदिर की बात कर लेते हैं, तो ये आपका पातालपुरी जो मंदिर है वो प्रयागराज में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर में, अभी जस्ट हमने चर्चा करी थी, ठीक है। कच्छप घाट राजा देवपाल ने इसको बनवाया था। 64 योगिनियों को समर्पित है, ठीक है। ये तो अभी जस्ट यार पातालपुरी प्रयागराज में पड़ेगा, ठीक है। विशालाक्षी मंदिर। विशालाक्षी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो पार्वती गौरी के एक स्वरूप देवी विशालाक्षी को समर्पित है। तो यहाँ पर विशालाक्षी मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर है जो पार्वती और गौरी के एक स्वरूप देवी विशालाक्षी को समर्पित है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मीर घाट में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जो हिंदू देवी के मां को समर्पित पवित्र मंदिर है, ठीक है भाई। आगे कुछ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके पूछे गए थे, जैसे आपके यहाँ पर जैसे, अरे यार वो महाजनपद, ठीक है, सॉरी, अंगुत्तर निकाय और आपका अंगुत्तर निकाय, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, उत्तर कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ये सवाल आपसे पूछा गया था और इस शहर की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल साम्राज्य द्वारा की गई थी। यह अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगीर और पाटलिपुत्र के 7 प्राचीन भारत के 6 महान शहरों में से एक था, ठीक है। चलो, कुछ यहाँ पर हम राजधानियाँ देख लेते हैं। जैसे आपका कौशल की श्रावस्ती हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मगध की राजगृह हो जाती है गिरिव्रज, छेदी की आपकी शोथीवती हो जाती है, कशी की आपकी कशी हो जाती है, वज्र की वैशाली, मल्ल की आपकी क्या हो जाती है? कुशीनारा हो जाती, अंग की चंपा हो जाती है, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाती है, पांचाल की अहिछत्र और कौंपिल्य 2 हो जाती हैं, वत्स की आपकी कौशाम्बी, मत्स्य की आपकी विराटनगर, शूरसेन की मथुरा हो जाती है, अस्मक की पैठन हो जाती है, ठीक है, अवंती की महिष्मती हो जाती है, उज्जैनी हो जाती है, गांधार की आपकी तक्षशिला हो जाती है। चलो भाई आगे। अगला यहाँ से कुछ क्या सवाल था भाई? तो मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए फेमस है और शहर में कालीन बुनाई की एक समृद्ध परंपरा है। इनके कालीनों को उनकी गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए अत्यधिक माना जाता है, ठीक है भाई।
लखनऊ अपने आभूषणों और मीनाकारी के काम के लिए फेमस है। इत्र का उत्पादन आपका 19वीं शताब्दी से ही कन्नौज में, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर क्षेत्र में किया जाता रहा है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ से एक सवाल पूछा गया था जो डांस से है। ठीक है, तो यहाँ पर लोक नृत्य हम चर्चा करेंगे। कहना कि वह नृत्य शैली जिसमें नृत्य करते समय एक महिला जो नर्तकी है अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, वो चरकुला डांस हो जाता है। चरकुला राज्य के ब्रज क्षेत्र की कला है। यह नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है भाई, चलो नौटंकी की बात कर लेते हैं। नौटंकी नुक्कड़ नाटक या प्रहसन का एक रूप है जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में राज्यों में लोकप्रिय है। नौटंकी में लोकगीत और पौराणिक नाटकों को लोकगीतों और नृत्यों के साथ में मिश्रित किया जाता है। रासलीला की बात कर लेते हैं, तो ये रासलीला नृत्य शैली को भगवत गीता में पौराणिक कहानियों के माध्यम से पेश किया जा गया है। ठीक है, रासलीला तो रासलीला वह कृत्य था जहाँ भगवान कृष्ण ने वृंदावन क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ नृत्य और गायन किया था, वही दिखाया जाता है रासलीला में। ठीक है, चलो भाई, लोक नृत्य मंडल नामक लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ख्याल की बात कर लेते हैं, तो ख्याल जो है, ख्याल एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुई थी। यह एक पुरुष नर्तक द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है जो आपका कौन सा ख्याल, ठीक है, कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। किसके द्वारा, पुरुष नर्तक द्वारा किया जाता है। करते समय गाया जाता है और कहानी सुनाता है। हाँ भैया, ठीक है, यह नृत्य ढोलक, हारमोनियम और तबला जैसे यंत्रों से होता है, अच्छा किया जाता है। ओके, चलो भाई, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कथक की बात कर लेते हैं। ये तो कथक तो आपका पता ही होगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहाँ पर भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से कथक फला फूला है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में, हो सकता है भाई ये पूछ ले आपसे किस शताब्दी में, तो 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में हुई थी। कथक में चेहरे के भावों के साथ साथ हाथों, पैरों और पैरों की बहुत जटिल और पेचीदा हरकतें होती हैं। अच्छा, कदमों की ताल के साथ तबला और पखावज जैसे विभिन्न ताल वाद्य यंत्रों का संगीत होता है जो मूलतः उत्तर भारत के हैं। हाँ भैया, तबला और पखावज के साथ में भैया होता है। ठीक है, तबला और पखावज, बोलो शंकर भगवान की जय हो। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग यहाँ से कुछ पूछा गया था आपका। ठीक है, तो ग्रेडिंग उत्पादों में विभिन्न श्रेणियों या समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार पर आधारित होता है। ग्रेडिंग नहीं दिया जाता है 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड ऐसे। ठीक है, और मानकीकरण क्या होता है, प्रक्रिया बाजार में उत्पादों की एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित करने में मदद करती है। ठीक है, चलो भाई आगे। लेवलिंग क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका ग्रेडिंग से था तो आपका, तो हम इसको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग मतलब होता है कि लेबल चला दिया जाता है। लेबल का मतलब क्या होता है कि लेबलिंग में उत्पाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उसकी पैकेजिंग पर प्रदान करना शामिल है। इस जानकारी में उत्पाद का नाम, सामग्री, निर्माता विवरण तथा उपयोग के निर्देश और समाप्ति तिथि शामिल हो सकती है। यह उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है और नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलो भाई, पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग जो होती है वो उत्पादों के लिए कंटेनर या रैपर को डिजाइन और उत्पादित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यह उत्पाद की रक्षा और उसकी गुणवत्ता को सुरक्षित करने और परिवहन और भंडारण को सुगम बनाने के काम करता है। प्रभावी पैकेजिंग विपणन और ब्रांडिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, मानकीकरण क्या होता है, तो मानकीकरण अभी जस्ट बताया गया था। मानकीकरण क्या होता है, तो मानकीकरण होता है एक मानकीकृत मानदंडों और मानदंडों को स्थापित करने और लागू करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद और सेवाएं संगत गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों को पूरा करती है। यह प्रक्रिया बाजार में विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं में एकरूपता
कॉल आती है, ठीक है, सिंपल है। आपको यहाँ से चलो, फिर यहाँ से एक चीज़ पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी? रामपुर से चाकू, ठीक है, रामपुर जो है चाकू के लिए जाना जाता है और चाकू शहर के रूप में भी जाना जाता है। रामपुर एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह चाकू और अन्य धातु शिल्प के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गुणवत्ता और कारीगरी के लिए यहाँ पर फेमस है, ठीक है, चाकू के लिए फेमस हो जाता है। चलो भाई आगे। वाराणसी तो यार सबको पता होना चाहिए। यहाँ से वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तीर्थयात्री अनुष्ठानिक स्नान करते हैं, ठीक है। वाराणसी अपने जो बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है और रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस है। वही मथुरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मथुरा भगवान कृष्ण के जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है और हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो जाता है। यहाँ से कुछ चीजें और हैं। जो आपका लखीमपुर खीरी के बारे में यहाँ से सवाल पूछा गया था कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है? तो लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा आपका हापुड़ हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्र अगर बात करते हैं 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित हो जाता है लखीमपुर खीरी। और तराई क्षेत्र जब भी आता है तो वहाँ पर क्या होता है, गन्ना उद्योग सर्वाधिक होता है। तो अपनी समृद्धि और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर गन्ना है तो कई सारी चीनी मिलें भी होंगी, ठीक है, तो इसमें आप कैसे याद कर सकते हो। और यह जिला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी फेमस है लखीमपुर खीरी, ठीक है, और जो आपका बाघों, तेंदुओं तथा हाथियों जैसे विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर हो जाता है। और सहारनपुर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सहारनपुर आपका उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हो जाता है, ठीक है। और यह सहारनपुर आपका सबसे उत्तरी जिला भी हो जाता है, ठीक है। और यह लकड़ी की नक्काशी उद्योग के लिए आपका फेमस है। इस जिले में कृषि और बागवानी में लगे लोगों की एक महत्वपूर्ण आबादी है, ठीक है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक आपका एससी सर्वाधिक आपका एसटी आबादी देखने को मिलेगी। सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलेगा, वन क्षेत्र यहीं पे देखने को मिलेगा। सोनभद्र में ही आपका सर्वाधिक जनजातियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और ये आपका बात करते हैं खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई सारे आपके तापीय विद्युत संयंत्र भी हैं। यह आपका चूना पत्थर, कोयला और बॉक्साइट से समृद्ध है। हापुड़ की बात कर लेते हैं तो ये आपका पश्चिमी भाग में स्थित है और ये अपना ये अनाज भंडारण वाला यहाँ पर आपका क्षेत्र भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनाज बाजार और इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है कि इस जिले में कई विनिर्माण इकाइयों के साथ में एक बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र भी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं ओडीओपी से भी सवाल बनते हैं आपके। तो ओडीओपी जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख योजना है, ठीक है, जो आपका 24 जनवरी 2018 को शुरुआत की गई थी और देशज और विभिन्न उत्पादों विशिष्ट उत्पादन शिल्पों को बढ़ावा देना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिलहाल गला बैठ गया, पता नहीं क्या हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। और आपको इस तरीके से और अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।